हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नेट की, इस वजह से वीडियो लेट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी देर से मैं परेशान था नेट को लेकर। अभी जाकर सही हुआ कुछ, क्योंकि सरकार के जरिए कुछ चीज़ें मतलब वेरीफाई की जा रही हैं और मेरा मेरे सिम पर बार बार वार्निंग आ रही थी, तो उसको सही कराया गया। तो अब अभी सही है, वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अब वो सही चल रहा है नेट। तो अब शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लेट मिलेगी, उसके लिए भाई हमारे हाथ में नहीं था इस वजह से। लेकिन अब आपको जो वीडियो मिलेगी, ठीक है, वो आज लेट हो गया, ठीक है। कल कल भी प्रॉब्लम थी, तो आज सही हुआ, तो फिर आपको वीडियो मिलेगी। देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसटेशन पोटेशन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यही हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। सही है भाई, ठीक ही दिख रहा है। 2 मिनट। ठीक है, सही है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यही हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसी को पढ़ाना है, ठीक है। और आज ये ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट है, ठीक है। समझ में आई बात? ये लास्ट है। इसके बाद आपको, उसके बाद अगले चैप्टर पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हम लोग को इसमें पढ़ना है कि जंतुओं में उत्सर्जन, किसमें? जंतुओं में उत्सर्जन, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ना है, यानी जंतुओं में उत्सर्जन। क्या पढ़ना है? जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जंतुओं के उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? जंतुओं के उत्सर्जन के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। यही चीज है। तो एक्सक्रिएशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन, ठीक है, इन, ठीक है, एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ना है। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स के बारे में क्या करना है हमको? पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। अब समझिएगा ध्यान से। जंतुओं में उत्सर्जन, भाई जंतुओं में भी उत्सर्जन कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब जंतुओं में हम लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। और जंतुओं में उत्सर्जन, देखिए, उत्सर्जन तो भाई जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद कोशिकाएं उस पर कार्य करती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के रूप में बदलती हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अपशिष्ट है, वो भी क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। उसी तरह से अन्य जंतुओं में भी वो चीज़ क्या होता है? इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? निकलता है, ठीक है। और इसी को उच्च श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च वसन, ठीक है। क्या कहा जाता है? उच्च वसन कहा जाता है। ये नाम लिया जाता है कि उच्च वसन कहा जाता है इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उच्च वसन कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और इसी को एक्सहेलेशन कहते हैं, या जो लिया जाता है इनहेलेशन कहा जाता है, यानी अंतःश्वसन को, ठीक है, और उच्च वसन, ठीक है। तो वो इनहेलेशन है और ये एक्सहेलेशन है। अब इसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? हमारे शरीर से निर्मुक्त हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। और जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो शरीर से क्या हो जाता है? वो चीज जब बाहर आ जाती है तो वही क्या होता है? बाहर निकलने वाली जो जरूरत की चीजें हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, जरूरत न होने के मतलब जिसकी जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर में विषाक्त ही पैदा करेंगे या हमारे लिए हार्मफुल होंगे, वो हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हर जंतु
जंतुओं में होता है और यह हर जंतुओं में कोशिकाएं क्या करती हैं, इस कार्य को करती हैं। कोशिकाएं ऑक्सीजन को लेती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू करती हैं, वहाँ से उनको ऊर्जा मिलता है, ठीक है, काम करने के लिए। वही ऊर्जा हमारे ऊपर काम करती है। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड में से क्या होता है, वापस क्या हो जाता है, निकल जाता है। कल मैंने आपको इसके मतलब इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें आपको बाकायदे फिगर बना के दिखाया था कि किस तरह से ये चीज़ अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है। अच्छा, ये अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, ये अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ये विषाक्त होता है। याद रखिएगा, ये कैसा होता है, विषाक्त होता है। यानी हमारे लिए भाई क्या है, ये हमारे लिए सही नहीं है। ये हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। याद रखिएगा, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या करेगा, और नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इनका शरीर से निकलना भी बहुत जरूरी है। इनका शरीर से निकलना भी बहुत जरूरी है। जो पदार्थ, ठीक है, शरीर के अंदर हानिकारक होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उसी को उत्सर्जित पदार्थ भी कहा जाता है। और इन पदार्थों का उत्सर्जन करने में जो जो अंग काम करते हैं हमारे शरीर में, वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। फिर से सुनिए, यह उत्सर्जी पदार्थ जो है हमारे शरीर से निकलना जरूरी है, तो इन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये विषाक्त होते हैं। लेकिन इनको निकालने में जो जो मतलब हमारे शरीर के अंग हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्र मार्ग हो गया, मूत्र गुहा हो गया, ठीक है, मुख मूत्र द्वार हो गया, ठीक है, मूत्राशय हो गया, ठीक है, किडनी हो गई। ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग हैं जो हमारे शरीर से क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हमारा जो मल होता है, स्टूल जो होता है, वो आप देखेंगे पूरी तरह से क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आई बात। तो वो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और उत्सर्जन अंग में क्या उत्सर्जन करने के लिए जो अंग मतलब भागीदारी निभाते हैं, उसी को उत्सर्जी अंग भी कहा जाता है। इतनी चीजें आप समझ के रखिए। अब देखा जाए तो इसमें मानव में उत्सर्जन किस तरह से होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है किसमें, मानव में, तो उसके बारे में अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं, देखिए कैसे किस तरह से बात कर रहे हैं उस चीज को समझिएगा। ठीक है, मानव में उत्सर्जी, ठीक है, मानव में उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र ही लिखिए, उत्सर्जन तंत्र। मानव में उत्सर्जित तंत्र को देखिए, उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जित तंत्र या उत्सर्जन तंत्र क्या है वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझिएगा, पहले समझने की ही जरूरत है। देखिए हम क्या करते हैं, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर कोशिका तक जाता है और हर कोशिका तक जाता है। ठीक है, मैंने बताया था जिससे ब्लड जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड वापस आता है उसको क्या कहते हैं, बताए थे। धमनी और शिरा के बारे में हमने बता दिया था आपको। तो ये जो जब ये जाता है वहाँ पर ना, तो वहाँ पर क्या करता है, भोजन, कोशिका जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाती है, भोजन यानी ऊर्जा बनाती है। ठीक है, ऊर्जा बनाती है, तो वही ऊर्जा हमारे काम में आता है। लेकिन वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रक्त क्या करता है, लेकर कहाँ आता है, लंग्स, फेफड़े से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जल में पानी के रूप में मिले होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भोजन से भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है, जो मुख्य घटक होते हैं उनका अवशोषण हमारे छोटी आंत में, ठीक है, विली के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, विली के जरिए होता है। वो विली क्या होती है, उंगलीनुमा संरचना होती है जिसमें रक्त गुहाएं पाई जाती हैं, ठीक है, रोम की तरह होती हैं। वो क्या करती है, सभी चीजों को अपने अंदर अवशोषित कर कर रक्त में मिला देती है। लेकिन उसी के साथ जल भी जा रहा है और हमारे शरीर में अमोनिया भी बन रहा है, वो भी रक्त में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है ना, तो ये क्या करता है, हमारे पास दो किडनियाँ पाई जाती हैं, जो वृक्क होते हैं। वो वृक्क क्या होते हैं, हमारे शरीर के क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग में गिने जाते हैं। और वो वृक्क क्या होते हैं, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से उपस्थित होते हैं कि क्या उपस्थित होते हैं कि रक्त को क्या करते हैं, वो छानने का काम करते हैं।
उस कोशिकाओं में छोटे छोटे क्या होते हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, रक्त कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, रक्त का छनना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, वो अलग हो जाता है और उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो जल के रूप में क्या हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसमें यूरिया पाया जाएगा, अमोनिया पाया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, फास्फोरस भी पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस का अधिक मात्रा पर निकलना, कैल्शियम का अधिक मात्रा में निकलना हमारे लिए आगे चल के नुकसानदेह है, तो ये चीज़ नहीं आती है। तो उससे जो होता है, अब क्या होता है, छनना शुरू हो जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, निकलना शुरू होता है। और ये दोनों मतलब लाभदायक चीज़ें और हानिकारक चीज़ें दोनों एक ही समय पर अलग होना शुरू हो जाते हैं किडनी के जरिए। किडनी के जरिए रक्त जो होता है वो अलग होकर आगे की तरफ बढ़ता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र नलिका के जरिए क्या होते हैं, मूत्राशय में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस शुरू हो जाते हैं उसमें और ये होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उपयोगी पदार्थ तो रक्त में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ को का पूरा स्वरूप देखा जाए या उसको पूरे चीजों को क्या कहा जाता है, मूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो अपशिष्ट पदार्थ क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। और वो पृथक भी हो जाता है, यानी मूत्र के रूप में अलग हो जाता है। अब मूत्र वाहिनियां होती हैं, क्या होती हैं, मूत्र वाहिनियां। ठीक है, अब इसी मूत्र वाहिनियों के जरिए क्या होता है, मूत्र मूत्राशय में पहुंचता है। मैंने बता दिया कि मूत्राशय में पहुंचता है और मूत्र वाहिनियां नली के मतलब नली के द्वारा क्या होता है, मूत्राशय में पहुंच जाती हैं। फिर यही जो मूत्र मूत्राशय में एकत्रित हुआ है वो क्या होगा, मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं, ये भी याद रखिएगा। और मूत्राशय में जो मूत्र संचित हुआ है वो क्या होगा, पेशी नली हो जुड़ी होती है। ठीक है, उसी मूत्राशय से पेशी नली जुड़ी होती है और इसी पेशी नली से क्या होता है कि मूत्र मार्ग होता है और मूत्र मार्ग के आगे क्या होता है, मूत्र द्वार होता है। वहां से क्या हो जाता है, मूत्र क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा क्या होता है, खुला होता है। दूसरा सिरा क्या होता है, खुला होता है। उसे मूत्र द्वार भी कह सकते हैं और मूत्र रंध्र भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, मूत्र रंध्र भी कहा जाता है। और यही मूत्र रंध्र से क्या होता है, मूत्र क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज लिखने की जरूरत है वो सुनिएगा ध्यान से। एक सामान्य मनुष्य, सुनिएगा ध्यान से, एक सामान्य मनुष्य, ठीक है, एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन, ठीक है, 1 से 1.8 लीटर, ठीक है, मूत्र त्यागता है, त्यागता है। ठीक है, त्यागता है। इस मूत्र में जो चीज जरूरी वही लिखाऊंगा भाई। इस मूत्र में देखिए, एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर क्या करता है, मूत्र त्यागता है। ठीक है, त्यागता है। और इस मूत्र में 95% क्या होता है भाई, 95% क्या होता है, तो जल होता है। क्या होता है, जल होता है। ये एनसीईआरटी के शब्द हैं। फिर क्या होता है, 2.5% क्या होता है, तो यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, नहीं सॉरी, यूरिया तो नहीं होता भाई, यूरिया नहीं होता, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, क्या होता है, 2.5, सॉरी नहीं सही लिखे थे यार, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। और 2.5 दूसरे दूसरे यानी इसी में अमोनिया होगा। 2.5 में अमोनिया, फास्फोरस, हल्का फुल्का कैल्शियम भी आते हैं। दूसरे अपशिष्ट पदार्थ होंगे, दूसरे अपशिष्ट पदार्थ होंगे। ठीक है, दूसरे अपशिष्ट पदार्थ होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, गलत बोल रहा था, ये यूरिया एकदम सही है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्याग करता है। इस मूत्र में 95% जल होता है, 2.5 यूरिया होता है, 2.5 अदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और 2.5 में अदर अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया होता है, उसमें फास्फोरस होता है थोड़ी मात्रा में, और जो गंदी चीजें होती हैं, जो चीजें हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती हैं, उनको भी निकाला जाता है। ये चीज होता है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ ये निकलता है। ये हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है जो निकल जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि गर्मियों में हमें पसीना होता है। आगे का ये टॉपिक है इसलिए बता रहे हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना निकलना शुरू होता है, जिसे स्वेट कहा जाता है। ठीक है, वो कैसे निकलता है, तो हमारे शरीर में देखेंगे बाल पाए जाते हैं, उन्हीं बालों में छिद्र होता है, वहीं से क्या होता है, वो निकलना शुरू करते हैं गर्मी में। अब मैंने पहले ही कहा था कि रक्त है, रक्त में जल
उपस्थित रहता है। और ये जल क्या करते हैं, जल के जरिए ही रक्त क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस बना के रखता है। अगर जब बैलेंस बिगड़ता है यानी तापमान अधिक होता है तो यही जो पसीना है वो निकल कर क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, यानी तापमान हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। जैसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये हो गया, ठीक है, समझिएगा। ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है। इस मतलब इसमें हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आज आपको मतलब जैसे पसीना क्या करता है वो समझ में आ जाएगा। ये पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जो इसका ये सतह है, जो ये घड़े का जो ऊपरी सतह है, ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इन छोटे छोटे छिद्रों से क्या होता है, ये जल के जो क्या है, जल क्या होते हैं, रिसना शुरू करते हैं और बाहर निकलकर वाष्पित होना शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, जब जल बाहर निकल कर वाष्पित होना शुरू करता है ना, तो वो क्या करता है कि उसमें से जो उसके साथ क्या होता है, जो मतलब गर्माहट होती है उसको भी क्या करने लगता है, बाहर निकालना शुरू करता है। तो अंदर का बाकी बचा हुआ जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अंदर का बाकी बचा हुआ जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और याद रखिएगा, समय समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतेगा ये छिद्र क्या हो जाते हैं, और पानी के निकलने की वजह से उसमें जो भी कण पाए जाते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि पानी में कैल्शियम भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत चीज़ें मिनरल्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें इकट्ठा होना शुरू कर जाते हैं। और एक समय बाद ये छिद्र मुद जाता है, यानी बंद हो जाता है, तो पानी नहीं निकल पाता है। तो आप पहले जितना ठंडा महसूस कर रहे थे पानी, अब वो पानी उतना ठंडा महसूस नहीं होगा। यानी ये कहा जाएगा कि अब ये घड़ा पुराना हो गया, इसको हटा दीजिए, अब नया घड़ा लाइए, तभी उसका पानी ठंडा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। जैसे जैसे हम गर्मी बढ़ती है और हमारे शरीर को तापमान बढ़ना शुरू होता है, तो हमारे ब्लड से ही ये पानी जो होता है, जल जो होता है, वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। जब बाहर निकलना शुरू करता है तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस होना शुरू कर देता है। क्या होने शुरू कर देता है, बैलेंस होना शुरू कर देता है। जो शारीरिक थर्मामीटर होता है, यानी जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है, वो 35 से 42 के बीच में ही मेजर करता है सेल्सियस में। इस वजह से सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे आगे पीछे होने का मतलब हमारे शरीर का तापमान डिसबैलेंस हो रहा है, तो यही क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, यानी 37 के करीब लेके आने का काम यही करता है। ठीक है, इसी वजह से पसीना जब निकलता है ना हमारे शरीर से, तो हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, तापमान को बैलेंस करने का काम कर रहा है, तापमान को बैलेंस करने का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, ये घड़े से लेकर मैंने समझा दिया चीज़ों को, इतना ही समझिए, क्योंकि अभी आपने इतना ही किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा जैसे कुछ लोग होते हैं अल्कोहल लेने के चक्कर में या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब होती है। और अब तो इस समय डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हो रही है, शुगर जिनको हो जा रहा है उनकी किडनी जल्दी ही खराब हो जा रही है। तो किसी कारणवश अगर किडनी खराब हो गई, ठीक है, तो आपको डायलिसिस पे रखा जाएगा। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यंत्र जो आपके ब्लड को क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करके आपके शरीर में भेज रहा है। और ये चीज़ें, ये प्रक्रिया हर हफ्ते होनी चाहिए, तब जाकर आप बच सकते हैं। कुछ दिन तक चल सकते हैं, ज़्यादा दिन तक भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत महंगा भी हो रहा है, और इसी पर खोज पर लगे हैं लोग कि किस तरह से इस चीज़ से निजात पाई जाए, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है। अभी आप कुछ दिन में सुनेंगे रूस ने कैंसर की जो है वैक्सीन बना ली है। तो अब वो क्या हो रहा है, रूस में यहाँ तक आदेश आ गया कि सारे जितने भी रूस के पूरे जो नागरिक हैं उन सभी को वो वैक्सीन लगेगी, अब फ्री में लगाया जाएगा, लेकिन उसी को बाहर क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो अब हमारी सरकार क्या करती है, इस पर कौन सी रणनीति लेके आती है, आगे क्या करती है, वो सरकार पर निर्भर करता है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालना शुरू करते हैं। जैसे जंतुओं के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निष्कासन उनके जल पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं
जिनका निष्कासन उनके जल पर निर्भर करता है। जैसे मछली है, मछली में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। मछली में जो उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होता है, मछली में उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ उत्पादित मछली में उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है। मछली में उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है और ये जल में घुल जाता है। ये जल में घुल जाता है, याद रखिएगा। ये जल में क्या हो जाता है, बड़े आसानी से घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है। जबकि पक्षी हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है, छिपकली हो गया, पक्षी हो गया, सर्प हो गए, ये जैसे जीव जो है उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। उनका अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। और साथ में क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, याद रखिएगा, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, ये मुख्यतः रूप से आप देखेंगे तो यह जो इसका मतलब जैसे इसका जो मतलब उसमें जो होता है वो अगर मेन माने यूरिया तो जो कह ही रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, यूरिक अम्ल भी होता है। क्या होता है उसमें, यूरिक अम्ल होता है। किसमें, पक्षी में, सांप में, छिपकली में। पक्षी में, सांप में, छिपकली में क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। और मोस्टली उसको यूरिया भी कहते हैं। और ये सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और मानव में समझ लीजिएगा जो अपशिष्ट पदार्थ निकला वो तो प्योर यूरिया होता है। मानव में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, मानव में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, मेनली यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, यूरिया होता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। मानव में उत्सर्जित तंत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें पक्षी में ये बता दिए, लेकिन मानव का अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः एकदम कंफर्म बता रहे हैं, वो क्या होता है, यूरिया प्रमुख होता है। क्या होता है, यूरिया प्रमुख होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया हो तो अब पादप में चलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है भाई। आप इसको कई बार पढ़े होंगे और जितना मैंने समझा दिया ना वही आपके लिए बहुत है, इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं पादपों में उत्सर्जन। पादपों में पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होगा, पदार्थ का परिवहन। पादपों में पदार्थ का परिवहन, पादपों में पदार्थ का परिवहन, ठीक है, पादपों में पदार्थ का परिवहन, ठीक है। क्या होगा पादपों में पदार्थ का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन substances of plant, ठीक है, सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट, ठीक है। पादपों में पदार्थ का परिवहन, ठीक है। सुनिए ध्यान से, इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पहले सुन लीजिए, संवहन ऊतक। और वो संवहन ऊतक कौन होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आपका जाइलम होता है, और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों संवहन ऊतक हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में बताने चल रहे हैं, बस इसको समझ लीजिएगा। बस समझने की, लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, बस उतना ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, ठीक है। अब इसकी जड़ें क्या है, नीचे हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है, जड़ें हैं, ठीक है। ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम किसके बारे में बताने चल रहे हैं, जाइलम के बारे में बताने चल रहे हैं। जाइलम के बारे में सुन लीजिएगा। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, आप सब लोग जानते हैं। और जाइलम के बारे में इससे पहले, इसके बाद जब जो कक्षाएं लगेंगी
क्लास 9 में शायद है, उसमें जाइलम के 4 मुख्य पार्ट होते हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। लेकिन जहाँ यहाँ पर जितना समझना उतना ही समझिए। जाइलम क्या होता है सुनिएगा। ये जो इसमें जो जड़ होती है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स होते हैं, जाइलम इन्हीं से कनेक्ट होता है। जाइलम क्या होता है, इन्हीं से कनेक्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो जड़ होता है यहीं से क्या होता है कि मिट्टी से जल और जो खनिज लवण है, जल मतलब जल और खनिज लवण, इन्हीं जो जड़ होते हैं इनमें मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। और यही मूल रोम क्या करते हैं, पौधों को जल और खनिज लवण कहाँ पहुंचाते हैं, तो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य यही करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जड़ और खनिज लवणों का पहुंचाने का काम यही करते हैं। और इसमें क्या होता है, जड़ों में मूल रोम होता है। क्या होता है? मूल रोम होता है। अब सुनिए ध्यान से, ये मूल रोम क्या करते हैं, ये मूल रोम जो होते हैं ना, ये जड़ों की जो मूल रोम होते हैं, जो जड़ होते हैं, उनके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जब उनके क्षेत्रफल को जब बढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व यानी खनिज लवण और जल क्या होता है, इस जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर शरीर के पौधे के शरीर के हर भाग में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। यहाँ तक कि पत्तियों तक पहुंच जाता है। और पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, उसमें कोशिका द्वार होती है। ठीक है, सेल गार्ड कहा जाता है। वो सेल गार्ड जब पानी भरता है तो खुल जाता है, और खुलने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब कोशिकाएं जो सेल गार्ड होती है उसमें जब पानी भर जाता है तो वो खुल जाता है दरवाजा, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण भी होता है, यानी लाइट भी आती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर चला जाता है। और ये पहुंचकर, और यहाँ से जल और खनिज लवण पहुंचकर क्या करते हैं, वहां पर भोजन बनाने का काम यानी फोटोसिंथेसिस का वर्क शुरू हो जाता है। और जैसे ही, क्योंकि पत्तियों से ही जल का वाष्पन होता है, यानी वाष्पित होते हैं जल, जैसे ही उन गार्ड सेलों से जल वाष्पित हो जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, मुंह उसका बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक प्रकाशी होता है और एक अप्रकाशी होता है। यानी एक प्रकाश में होता है और एक मतलब प्रकाश में नहीं होता। उसके बारे में भी आगे की कक्षाओं में चर्चा की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो फिर यहाँ से क्या होता है, मूल रोम अपना क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब मूल रोम क्या होते हैं, जल और खनिज लवण को लेने के लिए अपना क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी सतह बढ़ा देते हैं, तो वो मूल रोम क्या होते हैं, कि मूल रोम से जल और क्या होता है, खनिज लवण पत्तियों में पहुंच जाता है। ये होता है जाइलम की नलिकाओं द्वारा, यानी जाइलम वेसल्स के द्वारा होता है। यानी जाइलम की नलिकाएं पूरे पौधे में फैली रहती हैं, पूरी इस पौधे में क्या होता है, अच्छे से फैली रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया जाइलम के बारे में। ठीक है, और इसी को जाइलम क्या है, एक संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है, एक संवहन ऊतक है, मैंने पहले ही बता दिया था। और फ्लोएम भी क्या है, एक संवहन ऊतक है। कैसे है, याद रखिएगा, अभी मैं बता देता हूँ। अब फ्लोएम के बारे में सुनिए। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को, जो भोजन पत्तियों में बन चुका है उसको पौधे के हर भागों में पहुंचा देता है। तो वो भी क्या होते हैं, फ्लोएम की भी क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। ठीक है, फ्लोएम की क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। अच्छा, यह फ्लोएम और जाइलम एक सतत जाल की तरह पूरे पौधे में फैले होते हैं। यहाँ से फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का जिम्मेदारी लेता है, और जाइलम जल और खनिज लवण को पौधे में पहुंचाने की जिम्मेदारी रखते हैं। फिर से सुनिएगा, जाइलम जो होता है पहले एक्टिव होता है, और एक्टिव होकर जल और खनिज लवण को पत्तियों में पहुंचाता है। पत्तियां अपने उसी का यूज कर यानी जाइलम और फ्लोएम का खनिज लवण और जल का प्रयोग करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति यानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके भोज्य पदार्थ बनाती हैं। उसके बाद एक्टिव हो जाता है फ्लोएम। फ्लोएम एक्टिव होकर पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में क्या करता है, उसको क्या करता है, भोजन को पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। मैंने इसको भी बता दिया, यानी जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, भोजन में परिवहन का कार्य करते हैं। समझ में आई बात? अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ चला जाए। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए, बातों को समझा जाए। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि पौधे जो होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं जड़ से, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, खनिज लवण का अवशोषण करते हैं जड़ से। ठीक है, अवशोषित किया गया सारा जल का उपयोग पादपों द्वारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उतना जल की आवश्यकता नहीं है वहां पर। तो वो ही जल क्या हो जाता है, वाष्पित होकर क्या हो जाता है, किसके द्वारा वाष्पित होता है, तो स्टोमेटा के द्वारा वाष्पित होता है। यानी पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं,
उनके द्वारा क्या हो जाता है, उनके द्वारा क्या हो जाता है, उनके द्वारा क्या हो जाता है, वाष्प उत्सर्जन शुरू हो जाता है। और जब वाष्प उत्सर्जन शुरू होता है तो पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन शुरू होना शुरू करता है, तो पत्तियों से जल के वाष्प से चूषण मतलब क्या होता है, अभिकर्षण विकसित हो जाता है, यानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया पूरे पौधे में चलती रहती है, यही होता है पादपों में परिवहन। ठीक है, मैंने आपको विस्तृत चर्चा करके इस चीज़ को बता दी है, और अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बेटा, न इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है। ठीक है, बस यही इतना इसमें है। इस चैप्टर का आज लास्ट था, इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है, न इसमें कुछ आपको पढ़ना है। अगर दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ बता दिया। और अगर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर से स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है, तो हमारा शरीर ठंडा होता है। उसी तरह से पौधों में बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर अभिकर्षण की प्रक्रिया पाई जाती है। अभिकर्षण से ही जल क्या होता है, जड़ से लेकर ऊंचे ऊंचे पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है, और वहां से वाष्प उत्सर्जन होता है। जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो पौधा भी अपने को क्या महसूस करता है, ठंडा महसूस करता है। जैसे हम करते हैं वैसे पौधे भी करते हैं। ठीक है, यही इतना ही आज इसके चैप्टर में था बेटा, इससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा है तो क्लास 9 में है, 10 में है, उसको भी शुरू करेंगे। क्लास 7 का ये जो चैप्टर है ये खत्म हुआ आज से। अब इसके बाद हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जाते जाते कुछ चीज़ें आपको समझा के जाऊँगा, और वो ज़रूरी भी है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि आप बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस खूब करिए। दूसरी चीज़, अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लीजिए। आप यहाँ सिर्फ शादी करने, खाने पीने, मौज करने और ज़िंदगी है 4 दिन की गुजारने नहीं आए हैं। इस 4 दिन में 3 दिन एटलीस्ट इतना काम कर दीजिए, एटलीस्ट इतना काम कर दीजिए कि चौथे दिन लोग आपको जाते जाते याद कर जाएं कि हाँ, असली बंदा था, कोई था जो जीवन में इतना कुछ किया, कभी हार नहीं माना, कभी संघर्ष से पीछे मत हटिएगा, मेहनत खूब करिए, जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए, अपने आप को लगा दीजिए। ठीक है, झोंक दीजिए कि हमें कुछ बनना है। ठीक है, तब आपका जीवन कुछ मतलब कहा जाता है कि जीवन में आने का मतलब निकल कर आएगा, नहीं तो कोई नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन बाकी दुनिया में स्वार्थ बहुत भरा हुआ है भाई। आपके सामने देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मतलब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी खराब परिस्थिति में आपका साथ देंगे? लोग अच्छी परिस्थिति में साथ नहीं देने को तैयार हैं। ठीक है, अच्छी परिस्थिति में साथ देने को नहीं तैयार हैं। अतुल सुभाष जी के साथ क्या हुआ? अच्छी परिस्थिति थी, अच्छा पैसा कमाते थे, फिर भी जिससे शादी किए उसने क्या क्या इतना बुरा हाल कर दिया। तो ये भी चीज़ है, लेकिन इसकी जगह पर एक और चीज़ देखने को मिलता है कि दो मतलब व्यक्ति, जैसे मतलब नेपाल की लड़की थी और बंगाल का लड़का था। ठीक है, वो दोनों साथ में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे, एमबीबीएस शायद कर रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, और उनको बाद में एक अजीब तरह का कैंसर, ब्रेन कैंसर हुआ। लेकिन उस महिला ने उनका मतलब उनकी पत्नी ने बहुत साथ दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जहाँ तक समझते हैं, और इसको छोटे शॉर्ट वीडियो में भी मैं भी छोड़ूंगा क्योंकि ये ज़रूरी है, हमें ऐसे मतलब चीज़ों को दिखाना चाहिए, और ये जो बुरी चीज़ें हैं ना, इसको ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए। जो अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि सबक सीखना भी ज़रूरी है, वो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इधर जो ये चीज़ें देखने को मिली है ना, इसको भी समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये चीज़ देखकर कि इन दोनों पत्नी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि पति को कैंसर होने के बाद पत्नी ने लास्ट चरण तक उनका साथ दिया, लेकिन कैंसर जीता भाई, कैंसर जीत गया, उनकी मृत्यु हो गई आज। लेकिन उन्होंने जो अपने पति के प्रति जो किया है ना, मेरा कहना है, अगर ये कहीं दूर तक पहुंच सकता है वीडियो तो जरूर पहुंचाइएगा। और मैं चाहता हूं कि इस पर मूवी बने, क्योंकि जिस तरह से 12 बनी थी ना, 12 पास या 12 फेल जो भी हो, तो उसमें जो दिखाया गया था एक मिसाल बना, वो मूवी बहुत लड़कों को जागरूक की। ठीक है, आज इसीलिए देखेंगे कि रील्स में भी दिखाई देता है कि दिल टूटा है तो अब आईएएस टूटेगा या यूपीएससी फूटेगी। ठीक है, तो उसी तरह से है कि अगर ये चीज़ दिखाएंगे ना, तो जो लड़के लड़कियां शादी से आज विमुख हो रहे हैं, या शादी नहीं करना चाहते हैं, या शादी के बाद भी कुछ अलग ही चलता रहता है, ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ दिखाएंगे ना तो लोगों के अंदर प्रेम बढ़ेगा, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति ईमानदारी बढ़ेगी। तो इस पर फिल्म बननी चाहिए, इसको मतलब बड़े पर्दे पे दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसको देखेगी, दुनिया देखेगी तो कुछ जो ये टकराव है ना वो दूर होता जाएगा।
आज भी मैं मतलब कहता हूँ कि मैं बहुत मतलब एक एनजीओ के लिए भी काम करता हूँ, उस एनजीओ के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, अपना समय देता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं मतलब जो मतलब बहुत लोग हैं, एक मतलब वकील हैं अच्छे खासे, वो बताते हैं कि विकास इस समय जो केस है ना, सबसे ज़्यादा डिवोर्स के केस हैं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स के केस हैं। किसी की साल भर नहीं चल रही, किसी की 2 साल के बाद, किसी की तो 10-10, 15-15 साल के बाद मतलब उनका मन उब जा रहा है, ये ही हालत है। तो ये चीज़ दिखानी चाहिए, ठीक है। और दुनिया का स्वार्थ इतना गंदा है भाई ना, कि अगर मैं उस पर 2 लाइन कहना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि मेहमान देखकर, ठीक है, मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाता है, ठीक है। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाता है, ठीक है। और चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाता है, ठीक है। मन की इच्छा न पूरी होने पर मानव ऐसा हो गया है, मानव का जो जीवन है ना, मानव इतना गंदा हो गया है, इतना बुरा हालत है मानव का, कि अगर वक्त पर अगर किसी की मांग नहीं पूरी होती, तो उसी पे कह रहा हूँ कि वक्त पर अगर मांग न पूरी हो तो लोगों के भगवान बदल जाते हैं, ठीक है। लोगों के भगवान बदल जाते हैं, तो मानव इस स्तर तक आ गया है। तो जब वो भगवान को बदल सकता है, फिर उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आप ये समझिए कि आप हम तो इंसान हैं। तो हमसे जब ज़रूरत रहती है तो लोग आपके पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, पैसा है तो आपके पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे, जैसे ही पैसा नहीं रहेगा तो चले जाएंगे, ठीक है, छोड़ देंगे आपको, कभी पूछेंगे नहीं। लेकिन भगवान ने इन्हीं लोगों में से कुछ चुने लोगों को आपके पास छोड़ के जाते हैं, वो आपके माध्यम बनते हैं। मेरे मेरे मतलब मेरा जो अब तक के जीवन का सबसे खास मेरा जो दोस्त है, बहुत ही अच्छा है, मतलब समझ लीजिए कि वो उसी ने सपोर्ट किया ये सारी चीज़ें करने के लिए। आज मेरे साथ 177 लोग जुड़े हैं ना, उसने कहा कि ये तुम करो, तुम करने लायक हो, कर सकते हो, करो तुम, ठीक है। वो बहुत सपोर्ट करता है, गलत चीज़ों से रोकता है। और हालाँकि हम दोनों के बीच में काफ़ी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ना कभी गलत चीज़ वो करता है, ना कभी हमें करने के लिए मतलब हम भी नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन जो गलत लोग हैं उनसे भी बचाता है। कहता है कि तुम जिस तरह के हो ना, तुम सबसे स्वभाव में घुल मिल जाते हो या सब पर जल्दी विश्वास कर लेते हो, मत किया करो, ये ठीक नहीं है। वो हमेशा समझाता रहता है, हमेशा बात करता रहता है, और वो उसी तरह से चलता है। वो उसका कहना है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ हैं, जो हमें सम्मान नहीं देगा, जो हमें हमें त्यागेगा, हम उसको पहले त्याग देंगे। उसके अंदर ये है, वो कहता है कि तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि मेहमान देखकर, ठीक है, मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाता है, ठीक है। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाता है, ठीक है। अगर चढ़ावा कम हो, अगर चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाता है, ठीक है। वक्त आने पर, ठीक है, वक्त आने पर मनोकामना पूर्ण न हो, मनोकामना पूरी न हो तो लोगों के भगवान बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह के मानव है। तो ज़रा मेहनत करिए, अपनी लाइफ बनाइए, ताकि लोग आपकी कदर करें, ठीक है। और वो कदर आपके चेहरे से, आपकी इंसानियत से, आपकी मानसिकता से नहीं है, ये सच्चाई है, पैसे से है। आप पैसा कमाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं कमाएंगे आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कह के जाऊँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। और आपको भी कहेंगे कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखा करिए, नेगेटिव चीज़ मत देखा करिए, ठीक है। अतुल सुभाष जी ने जो भी किया वो बहुत खराब किया है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसका फिर विरोध कर रहा हूँ कि ये सही चीज़ नहीं है, आत्महत्या कोई सलूशन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।